अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है और एक ऑडिटर के लिए ऑडिट परफॉर्म करते वक्त प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कितना इम्पोर्टेंट है, ये डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस। द ऑडिटर शैल प्लान एंड परफॉर्म एन ऑडिट with an attitude of professional skepticism, recognizing that the circumstances may exist that cause the financial statement to be materially misstated. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बेसिकली एक ऑडिटर का बिहेवियर है, एक एटीट्यूड है। अगर एक ऑडिटर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन रखता है और इस एटीट्यूड के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता है, तो ही उसे बेहतर पता चलता है कि कहाँ कहाँ मिस स्टेटमेंट्स हैं और कहाँ कहाँ मिस स्टेटमेंट्स मटीरियल लेवल पे हैं, जो कि इंडिविजुअली या एज अ होल बोथ इफेक्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। अगर मैं और डिटेल में बात करूं, तो एक ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो सबसे पहले उसका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जिससे वो लगे कि वो किसी की इंक्वायरी कर सकता है, किसी से कोई ऑब्जर्व कर सकता है। एक प्रोफेशनल बिहेवियर फील होना चाहिए ताकि उसकी बात का उसकी वर्थ रहती है। अदरवाइज ये बात आ जाती है कि इस तरह से ऑडिटर ऑडिट करेगा तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना एरर का पता चलेगा, ना फ्रॉड का पता चलेगा। और दोनों, एरर और फ्रॉड बोथ, बड़े लेवल पे अगर इसको कंपाइल कर दें तो वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट आ जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे। Clear? Professional skepticism is an attitude that involves the critical assessment with a questioning mind of the validity of audit evidence obtained. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक एटीट्यूड है जिससे क्रिटिकली ये चीज असेस होती है कि ऑडिटर एक एक चीज को बहुत बारीकी से, बहुत डिटेल्ड चीजों को देखेगा, चीजों को ऑब्जर्व करेगा। लाइक छोटे लेवल के जो एम्प्लॉयज हैं उनसे इंक्वायरी करेगा, कौन कब कैसे आता है, कैसे जाता है, गुड्स बिजनेस में कैसे आती हैं, सोल्ड कैसे होती हैं, क्या कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं, कहाँ कहाँ ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स हो रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो अनयूजुअल है, कौन कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो कि नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है, जो सिर्फ एक बार होती है। ये ऑडिटर का एटीट्यूड ही बता रहा होता है वो इन चीजों को कितना कीनली ऑब्जर्व कर रहा है। जितना उसका बिहेवियर बेहतर होगा उतना ही वो बेहतर परफॉर्म करेगा ऑडिट, और उसके सामने फ्रॉड और एरर सामने आते जाएंगे और उसको ऑडिट एविडेंस मिलते जाएंगे। क्लियर? Maintaining an attitude of professional skepticism throughout the audit is necessary if the auditor is to reduce the risk of overlooking unusual circumstances or overgeneralizing when drawing conclusion from audit observations, and of using faulty assumptions in determining the nature, timing, and extent of audit procedures and evaluating the results thereof. यहाँ पे बात हो रही है कि एक ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा होता है तो उसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना चाहिए थ्रू आउट द ऑडिट। फिर वो ऑडिट क्वार्टरली हो रहा हो, सेमी एनुअली हो रहा हो या एनुअल बेसिस पे हो रहा हो, एक ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन रखना है। उससे क्या होता है, हर कोई उससे बात करने से पहले सोचता है, हर कोई उसके जवाब देने के से पहले ये जरूर सोचता है कि मुझे कहाँ, कैसे, किस तरह जवाब देना है। उससे क्या होता है, जो अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस जो हो रही है, लाइक मैंने अभी प्रीवियसली बात की कि नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस हैं, कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस हैं, ईयर एंड पे ट्रांजैक्शंस हैं जो एडजस्टमेंट्स के वक्त की जाती हैं, वो सारी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में इफेक्ट होती हैं। उससे अल्टीमेटली आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकाउंट्स बैलेंस पे फर्क आता है। और ऑडिटर का यही काम है कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ये नहीं आना चाहिए। और ऑडिटर अपने जो ऑडिट प्रोसीजर्स डेवलप करता है
प्लान करता है और साथ साथ परफॉर्म करता है, तो उन ऑडिट प्रोसीजर्स की नेचर क्या होगी, वेदर इट इज ओरल और इन रिटन फॉर्म, वेदर इट इज इन पर्सन और विद प्रॉक्सी। क्लियर? वो किस तरीके से होंगे, कैसे होंगे, और सबसे बड़ी बात टाइमिंग क्या होगी। ऑब्वियसली टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है ऑडिट प्रोसीजर्स को लेके। इसके अलावा एक्सटेंट, कितने ऑडिट प्रोसीजर्स चाहिए और कब तक चाहिए, कैसे चाहिए, ये एंटायरली डिपेंड कर रहा होता है ऑडिटर पे और ऑडिटर के ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने। क्लियर? टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो टाइमिंग की एग्जांपल इस तरीके से आ जाती है, लाइक ईयर एंड पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन होती है, इन्वेंट्री काउंटिंग होती है। तो सबको अगर पहले से पता होगा कि ऑडिटर इन्वेंट्री काउंट करने जा रहा है, वेदर वेयर हाउस, वेदर ब्रांच, वेदर जहाँ पे भी वो इन्वेंट्री रखी हुई है, तो अगर वो प्री डिफाइंड होता है तो पीछे ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं वो तो बुक्स और बुक्स टू फ्लोर एंड फ्लोर टू बुक्स इन्वेंट्री को मेंटेन करके रखेंगे। और जब वो इन्वेंट्री को मेंटेन करके रखेंगे तो कहीं पता ही नहीं चलेगा कि फ्रॉड कहाँ है, एरर कहाँ है, अगर वो अपना टाइमिंग बता देता है तो। अदरवाइज बाय स्टैंडर्ड, बाय लॉ और जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है उनके अकॉर्डिंगली ऑडिटर जब भी कोई विजिट करेगा वो एडहॉक बेसिस पे करेगा, सडन बेसिस पे करेगा, सरप्राइजिंगली करेगा। और ये करने का पर्पस यही होता है कि ऑडिटर इंस्पेक्ट कर सके, स्क्रूटाइज कर सके कि जो पीछे बैक एंड में मैनेजमेंट काम कर रही है वो ऑडिटर को पता होने चाहिए, कहाँ उनके रियलिटी में एरर्स हैं, कहाँ उनके फॉर श्योर फ्रॉड्स हैं। ये चीजें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? एक बार इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ लेते हैं ताकि हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। Maintaining an attitude of professional skepticism throughout the audit is necessary. If the auditor is, for example, to reduce the risk of overlooking unusual circumstances, अभी हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि how to overlook unusual circumstances, of overgeneralizing when drawing conclusions from the audit observations, and of using faulty assumptions in determining the nature, timing, and extent of audit procedures and evaluating the results thereof. Clear? I hope so प्रोफेशनल skepticism से related concept आपको clear होंगे. It is basically an attitude of professional एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल स्किल्स आपके यहाँ पे होते हैं। एक प्रोफेशनली बिहेव करोगे तो डेफिनेटली यू विल फील द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एन ऑडिटर। गेट इट? अब बात करते हैं प्रोफेशनल जजमेंट की। प्रोफेशनल जजमेंट की क्या बात है? प्रोफेशनल जजमेंट इन ऑडिटिंग में बी डिस्क्राइब एज द एप्लीकेशन ऑफ रेलेवेंट नॉलेज and experience within the context provided by the auditing, accounting, and ethical standards in reaching the decisions about the courses of actions that are appropriate in the circumstances of audit engagement. Clear? अब प्रोफेशनल जजमेंट मीन्स कि ऑडिटर का पीछे इतना बड़े लेवल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस एक्सपीरियंस में ये देखा जा रहा है कि उसके नॉलेज का लेवल क्या है, उसके एक्सपीरियंस का लेवल क्या है, ताकि वो एक एक बारीकी को समझ सके, इश्यूज को आइडेंटिफाई कर सके, उनको रिजॉल्व कर सके ऑन टाइमली बेसिस। यहाँ पे ऑडिटर को पता होना चाहिए कि वो जो सारी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है विद रिस्पेक्ट टू ऑडिटिंग, ऑडिट से रिलेटेड सारी नॉलेज, सारा एक्सपीरियंस उसको होना चाहिए। अकाउंटिंग से रिलेटेड उसको सारी नॉलेज और सारे एक्सपीरियंस होने चाहिए। एथिकल स्टैंडर्ड्स कि एक ऑडिटर को कौन कौन से एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने चाहिए, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर? इसके अलावा आगे बात करते हैं in reaching the decisions about the courses of actions that are appropriate in the circumstances of audit engagement.
गेट इट? आगे आगे बात कर रहे हैं डिसीशंस अबाउट मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। अब जो प्रोफेशनल जजमेंट है, ये प्रोफेशनल जजमेंट कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हो रही है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गेट इट? किस किस जगह पे कैसे कैसे प्रोफेशनल जजमेंट इम्प्लीमेंट करनी है। सबसे पहले मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का स्टैंडर्ड आगे आएगा जिसमें हम क्लियरली पढ़ेंगे कि किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटीरियलिटी का लेवल है और उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसको कैसे एड्रेस करते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्लियर? देन फर्दर डिस्कस कर रहे हैं हम मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क के बाद द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर यूज्ड टू गैदर ऑडिट एविडेंस। कौन कौन से नेचर है, कौन कौन सी टाइमिंग है, क्या क्या एक्सटेंट है ऑडिट प्रोसीजर्स के। अभी मैंने डिस्कस किया नेचर किस तरीके से, टाइमिंग कैसे, एक्सटेंट कैसे। लाइक मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी थी कि आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं जब when you are graduate, when you have done your masters, when you have done your MPhil, तो जिस लेवल की आपकी एजुकेशन होगी उसी लेवल के आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। क्लियर? अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे हो तो आपके पास एक्सपीरियंस लेवल उतना नहीं होगा, लेकिन अगर आप एमफिल लेवल पे हो, आप एमएस लेवल पे हो, तो डेफिनेटली पीछे 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो वहां पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आप जहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहां पे आपका डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। क्या? तो ये एक्सटेंट है जिस लेवल का आप अकाउंट चेक कर रहे हो, जिस नेचर का अकाउंट चेक कर रहे हो, उस नेचर के अकॉर्डिंगली आपको ऑडिट एविडेंस कितने चाहिए और कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। क्लियर? कहीं कहीं ऐसा होता है कि 1 या 2 ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने से आपको ऑडिट एविडेंस मिल जाते हैं और वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होते हैं। क्लियर? लेकिन कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर्स रेपिटेटिवली परफॉर्म करने के बाद भी एक जस्टिफाइड ऑडिट एविडेंस आपके पास नहीं होती। क्लियर? फर्दर बात करते हैं द इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट्स इन अप्लाइंग द एंटिटीज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जहां जहां मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व है तो वो जजमेंट के पीछे बेसिस कैसे लिया, क्यों लिया, किस तरह से लिया मैनेजमेंट ने, उनके प्रॉपर जस्टिफिकेशंस मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे पता चलता है कि मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस लेवल क्या है। लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 2 मेथड से हो रहा है, फॉर इंस्टेंस स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन पे आप परसेंटेज लगाते हो डायरेक्टली, स्ट्रेट लाइन पे आप नंबर ऑफ ईयर्स लगाते हो और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे आप परसेंटेज लगाते हो। तो परसेंटेज कैसे आइडेंटिफाई होती है और स्ट्रेट लाइन में नंबर ऑफ ईयर्स कैसे पता चलते हैं, दोनों हम एक्सपर्ट से पूछते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि एक मैनेजमेंट क्या वही परसेंटेज और वही नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट लगाती है जो उसको एक्सपर्ट ने बताया गया होता है? नॉट नेसेसरीली। 100% ये पॉसिबल नहीं है एक ऑडिटर के लिए, एक मैनेजमेंट के लिए। तो यहाँ पे ऑडिटर बहुत अच्छे से जानता है कि मैनेजमेंट ने वैसा नहीं किया होगा, क्योंकि शॉपकीपर से आप अगर कोई मशीनरी परचेज करके आ रहे हैं और वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ 5 साल तक चलेगी, तो आप पीछे बिजनेस में 5 साल के बाद मशीनरी चेंज नहीं करते। फॉर श्योर आप उसको 2-3 साल और यूज कर रहे होते हो उस मशीनरी को। क्लियर? तो इस तरीके से आप जो भी मैनेजमेंट जजमेंट्स होते हैं उनकी बेसिस क्या है और वो बेसिस एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली है या नहीं है। डन? इसके अलावा बात हो रही है द ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस obtained, फॉर एग्जांपल assessing the reasonableness of estimates made by the management in preparing the financial statement। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन्स, जो भी कंक्लूजन्स लिए हैं ऑडिट एविडेंस को देखते हुए। फॉर इंस्टेंस आप एक इंटरव्यू देने गए और आपके पास आपकी डॉक्यूमेंट फाइल
आपके इंटरव्यूअर के सामने पड़ी हुई है। अब वो आपके ये मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी बेसिस पे ये एड्रेस करेगा, ये आइडेंटिफाई करेगा कि इसके पास कितना एक्सपीरियंस है, इसके पास कौन-कौन सी डिग्रीज़ हैं, इसके पास पीछे नॉलेज का लेवल क्या है। इसी तरीके से ऑडिटर जब ऑडिट करता है, तो वो पीछे ये देखता है कि कौन-कौन से ऑडिट एविडेंस मुझे मिले हैं और उन ऑडिट एविडेंस से मुझे क्या कॉन्क्लूड करना है। क्लियर? आगे फर्दर है असेसिंग द रीजनलेस ऑफ एस्टिमेट्स मेड बाय द मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट कुछ चीजें एस्टिमेशन बेस कर रही होती है। उन एस्टिमेशन से क्या होता है, वो चेक कर रहा होता है कि ये रीजनेबल है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस है, क्या अदर कॉम्पिटिटर इंडस्ट्रीज वैसा ही कर रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि ओवरऑल वैसा नहीं है, लेकिन जहाँ कंपटीशन हो रहा है, जहाँ कॉम्पिटिटर इंडस्ट्रीज है, वहां कुछ और हो रहा है और ये और इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कुछ और कर रही है। तो इन दोनों चीजों को जज करना है, इन दोनों चीजों को मेजर करना है। ये सिर्फ और सिर्फ कैसे हो सकता है, प्रोफेशनल जजमेंट के थ्रू। क्लियर? यहाँ पे ये काम सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल जजमेंट के थ्रू हो सकता है। ऑडिटर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है व्हाइल परफॉर्मिंग एन ऑडिट। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप ऑडिटर को समझते हो, उसके बिहेवियर को समझते हो, तो ही आप उसके काम को समझ सकते हो, उसके काम की क्वालिटी को समझ सकते हो। क्लियर? अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं sufficient appropriate audit evidence. In order to obtain reasonable assurance, the auditor shall obtain sufficient and appropriate audit evidence to be able to draw reasonable conclusions on which to base the audit opinion. Reasonable assurance is obtained when the auditor has thereby reduced audit risk to an acceptably low level. यहाँ पे बात हो रही है कि ऑडिट एविडेंस मस्ट बी सफिशिएंट एंड मस्ट बी अप्रोप्रिएट। यहाँ पे मैं एग्जांपल को कंटिन्यू करती हूँ, जिस तरीके से आप इंटरव्यू देने गए थे और आपकी डॉक्यूमेंट फाइल थी। तो आप जहाँ इंटरव्यू देने जाते हो तो आपकी डॉक्यूमेंट फाइल एक ऑडिट एविडेंस होता है कि आपको ये सारा चीजें आपने की हुई है, आपने डिग्रीज भी ली हुई है, आप क्वालिफाइड हो, आप एक्सपीरियंस्ड हो, ये आपकी डॉक्यूमेंट फाइल बता रही होती है। अब ये डॉक्यूमेंट फाइल सफिशिएंट है, अप्रोप्रिएट है, ये कैसे पता चलेगा कि जिस नेचर की जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर है। क्लियर? अब यहाँ पे उस फाइल के अंदर क्लास 5th में आपने एक डिबेट कंपटीशन जीता था, उसका सर्टिफिकेट भी उसके अंदर लगा हुआ है। तो वहां पे उस क्लास 5th के डिबेट कंपटीशन के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैट्रिक में आपने कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया था, उसका आपने सर्टिफिकेट वहां पे लगाया हुआ है, तो वहां पे उस लेवल की जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, आपने अपने मास्टर्स में एच क्रिएट किया है, वहां पे आपने कुछ ट्रेनिंग्स की हैं, कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज आपने किए हैं तो रिसेंट में, और कुछ आपने ट्रेनिंग्स वगैरह करवाई हैं, अगर उनसे रिलेटेड सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं तो आप वो फाइल में लगा सकते हो। तो दैट्स मीन ये अप्रोप्रिएट है। एमफिल लेवल पे, एमएस लेवल पे, आप मास्टर्स लेवल पे अगर उसकी चीजें डालते हो, फॉर इंस्टेंस एक्स्ट्रा कोर्सेज की, एक्सपीरियंस की, ट्रेनिंग्स के, तो समझ आता है कि करंटली आपने ये किया। आप 10 साल 15 साल पुरानी चीजें, शायद आपको खुद को भी वो याद नहीं होगा कि आपने वो कंपटीशन कैसे जीता, किस तरीके से जीता। क्लियर? तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है, सफिशिएंट डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। दैट्स मीन आप मास्टर्स लेवल पे कर रहे हो तो मास्टर्स की डिग्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके पास उसकी ट्रांसक्रिप्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे ये पता चलता है कि आप ऑडिट कितना बेहतर परफॉर्म करते हो, कितना ऑडिट एविडेंस गैदर करते हो, उन ऑडिट एविडेंस की बेस पे आप कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हो इन ऑर्डर टू रीच ऑडिट ओपिनियन। ये फ्लो है, एक साइकिल है जो कि चलता आ रहा है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर यहाँ पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपको पता चलता है कि आप कितना बेहतर परफॉर्म कर रहे हो। डन? आगे बात करते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट की। प्रीवियसली हमने देखा
कि ऑडिट रिस्क इज कंप्राइजेस ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क. Risk of material misstatement further comprises of inherent risk and control risk. तो यहाँ पे अगर हम risk of material misstatement डिस्कस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मोर और लेस हम inherent risk और control risk को डिस्कस करेंगे. ये दोनों रिस्क एंटिटी के रिस्क है, ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क है. यू मस्ट बी श्योर अबाउट दिस. क्लियर. और जो डिटेक्शन रिस्क है ये एंटायरली ऑडिटर का रिस्क है. Get my point? It may exist at two levels. ये exist करता है दो level पे. कौन से दो level? At the overall financial statement level and in relation to class of transactions, account balances and disclosures at the assertion level. यहाँ पे बात हो रही है it may exist at two levels. ये जो risk of material misstatement exist करता है ये दो level पे करता है. एक class of transactions, account balances and disclosures at the assertion level. Risk of material misstatement at the overall financial statement level refers to the risk of material misstatement that relate pervasively to the financial statement as a whole and potentially affect many assertions. और वो बहुत ज़्यादा strongly affect कर रहा है बहुत सारी assertions financial statement level पे. क्लियर. फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की बात करूं तो ओवरऑल लेवल मतलब टोटल एसेट में मसला है, टोटल करंट एसेट में मसला है, टोटल फिक्स एसेट में मसला है. ये चीजें हो गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे. क्लियर. क्योंकि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन्वॉल्व होता है दो लेवल पे. एक ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, दूसरा अजर्शन लेवल पे. क्लियर. अब अजर्शन लेवल की डिस्कशन करते हैं, उसमें क्या बात हो रही है. Risk of material misstatement at the class of transaction, account balance and disclosures level need to be assessed in order to determine the nature, timing and extent of further audit procedures necessary to obtain sufficient appropriate audit evidence. यहाँ पे बात हो रही है कि in depth अगर अकाउंट रिसीवेबल में मसला है तो कस्टमर ए में इशू है, कस्टमर बी में इशू है, कस्टमर सी में इशू. इन डेप्थ अगर बात करें तो हम वहां देखते हैं कि अगर उस लेवल पे फ्रॉड है या एरर है बहुत ही ज्यादा सब डिवीजन पे, तो हम कहते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन्वॉल्व एट असर्शन लेवल इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेचर, timing and extent of further audit procedures necessary to obtain sufficient appropriate audit evidence. This enables the auditor to express an opinion on the financial statements taken as a whole at an acceptably low level of audit risk. Clear? This enables the auditor to express an opinion on the financial statement taken as a whole at an acceptably low level of audit risk. इस सेंटेंस में वही बात हो रही है जो मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन की कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे अगर रिस्क इन्वॉल्व है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कितना इफेक्ट करेगा, और अगर असर्शन लेवल पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस कदर इफेक्ट करेगा, और दोनों लेवल अल्टीमेटली ऑडिट रिस्क पे कितना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ऑडिट रिस्क ही कम करना है. क्योंकि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को जितना हम कम करेंगे, डिटेक्शन रिस्क को जितना हम कम करेंगे, अल्टीमेटली ऑडिट रिस्क ही कम हो रहा है. क्लियर. आई होप सो यहाँ पे एक चीजें क्लियर होंगी जिसमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म डिस्कस हुआ, प्रोफेशनल जजमेंट को डिस्कस किया, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस डिस्कस किया, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट. क्लियर. यहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन, कोई ऐसा पॉइंट जिसको क्लियर ना हो, वो काइंडली आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप मुझे गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हैं. इस स्टैंडर्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी. क्लियर. थैंक यू सो मच क्लास. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे होम.